विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की। और कहाँ पर की? तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इसकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इन्हें सजीव व निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु की निर्जीव होने के लक्षण। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण ये कोसा रूप में नहीं होते। इनका क्रिस्टल बनाकार निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव होने के लक्षण, इनमें इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं, इसलिए इनको सजीव की श्रेणी में रखा। स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। इनको परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक कहा जाता है। संश्लेषण क्या है? पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अमोनिया का निर्माण हेबर विधि से किया जाता है और इसका उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट में, अमोनिया लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं जैसा कि DNA में उपस्थित होता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस इसके अपरूप है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय होता है, जिसके कारण इसका उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कितने भाग नाइट्रोजन उपस्थित है? तो 78% आणविक नाइट्रोजन उपस्थित है वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार 0.01% है। रेयोन से आप क्या समझते हैं? रेयोन सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयोन कहते हैं। रेयोन बनाने के लिए सेलुलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसमें सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इसे सेलुलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयोन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। बेकेलाइट क्या है? इसका क्या उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट यह फिनॉल तथा फॉर्मएल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। pH से आप क्या समझते हैं? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण के व्युत्क्रम के गुणनफल को
उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH का मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है तथा pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। जैसा कि समुद्र के पानी का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, लार का pH 6.5 होता है और दूध का pH 6.4 होता है, मूत्र का pH 4.8 होता है, शराब का pH 2.8 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में चूने यानी पुताई के रूप में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, गारा व प्लास्टर बनाने में किया जाता है, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में किया जाता है, जल को मृदु बनाने में किया जाता है, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग जिसका सूत्र है CO ब्रैकेट शुरू OH होल स्क्वायर बंद 2 ब्रैकेट बंद 2 CA छोटा ब्रैकेट शुरू OH ब्रैकेट बंद 2 जिसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कपड़े धोने के सोडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कपड़े धोने के सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 इसका सूत्र है, यानी धोबन सोडा के नाम से भी कपड़े धोने के सोडे को जाना जाता है। कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है? इसका क्या प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडे का सूत्र है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बारूद बनाने के लिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। खाने के सोडे को किस नाम से जाना जाता है? खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के रूप में जाना जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने तथा अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी पेट की अम्लीयता एसिडिटी को दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने के सोडे यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका वैज्ञानिक नाम है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? साधारण नमक का सूत्र है NaCl। इसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। खाने के रूप में व अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। लवण कैसे बनते हैं? अम्ल तथा भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल बनता है। जैसे NaOH की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड के रूप में लवण बनता है और साथ में जल बनता है। यह प्रक्रिया होती है लवण यानी साल्ट बनने की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक भस्म है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा यानी NaOH का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस किस में किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम साफ करने में किया जाता है, कपड़ा व कागज बनाने में किया जाता है, कारखानों को साफ करने में किया जाता है। कास्टिक सोडा एक तरह भस्म है। जी हाँ। भस्म किसे कहते हैं? भस्म ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण व जल बनाता है, भस्म कहलाता है। ब्रोस्ट एंड लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटीन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार
वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो भस्म कहलाती है। भस्म दो प्रकार की होती है, जल में विलय भस्म, जल में अविलय भस्म। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का उपयोग खाने में किया जाता है। खाने को पचाने में HCl का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए पहले लोहे को साफ करने के लिए H2SO4 तथा HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सीजैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इन सभी कामों में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है? ऐसे पदार्थ या वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ा देता है ऑक्सीकारक कहलाता है। इसी तरह अवकारक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है अवकारक कहलाता है। अवकरण क्रिया या रिडक्शन क्रिया किसे कहते हैं? विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं यानी ऑक्सीडाइजेशन किसे कहते हैं? विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। असहयोजी बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंधन जब दो दृश्य या अदृश्य परमाणुओं अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके सहयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंध कहते हैं। जैसे क्लोरीन को क्लोरीन से जोड़ने पर Cl2 बनता है। तो इनमें यानी जब दो सदृश्य या अदृश्य परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर रहे हैं तो उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं यानी जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जालक ऊर्जा किसी रवा यानी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। वैद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे Na+Cl को आप बंधन करेंगे तो NaCl बनेगा, यह वैद्युत संयोजी बंध कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड का बंध वैद्युत संयोजी कहलाता है क्योंकि बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जरिए होता है। कौन सा तत्व है जिसकी यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की
इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक बंधुता कौन से तत्व की होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन से तत्व की होती है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी लेता है, तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आयनन विभव से आप क्या समझते हैं? यानी आयनन विभव ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्य कक्षा यानी आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक हो, आयनन विभव कहलाती है। यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी किन्होंने बनाई? सन 1913 में मोसले ने आधुनिक आवर्ती सारणी बनाई। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 तथा वर्ग की संख्या 9 होती है। मेंडलीव के आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं? सन 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। उन्होंने मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग व 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी भी बनाई थी तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए, तत्वों को बताने के लिए। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? आइसोटॉप्स से आप क्या समझते हैं? यानी समस्थानिक यानी आइसोटॉप से आप क्या समझते हैं? तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। यानी जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग हो, द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि H1, H2, H3 समस्थानिक हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, इसलिए समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक नाम दिया गया है। पाउली के नियम से आप क्या समझते हैं? पाउली का अपवर्जन का नियम। जी हाँ, पाउली का अपवर्जन का नियम, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल 1925 के अनुसार दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इसी को पाउली का अपवर्जन नियम कहा गया। क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं? किसे क्वांटम संख्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति को समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इनको क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान संख्या
प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाएगा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक यानी सेंटर में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहलाता है। कोई भी परमाणु किन 3 कणों से मिलकर बना होता है? तो इन 3 कणों का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जी हाँ, कोई भी परमाणु 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यह क्या किया? इसकी खोज 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि सभी वैज्ञानिकों ने की थी। अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं या मोल इकाई का मान क्या है? मोल का मान 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु है। 6.022 गुणा 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। धारणा से क्या कह समझते हैं, यानी मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल धारणा के नाम से जाना जाता है, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। अणु भार मोलेकुलर वेट किसे कहते हैं? अणु भार, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, उसे अणुभार कहा जाता है। परमाणु भार से आप क्या समझते हैं, यानी एटॉमिक वेट से क्या समझते हैं? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। इसको परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं? यानी परमाणु तत्व का वह छोटा भाग या कण जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु यानी एटम कहलाता है। इसी तरह अणु किसे कहते हैं? तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? जी हाँ, पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण किया जाता है और रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। और भौतिक वर्गीकरण में हम पदार्थ की अवस्था देखते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है। और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ की शुद्ध पदार्थ है या मिश्रित पदार्थ है, यह देखते हैं। फिर रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को और भागों में बांट देते हैं, जैसे शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक देखते हैं। तत्व के अंदर धात्विक है या अधात्विक है और यौगिक में कार्बनिक है या अकार्बनिक है। इसी तरह मिश्रण में समांग मिश्रण है या विषमांग मिश्रण है, यह देखा जाता है। तो ये था पदार्थ का स्पष्ट रूप से वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। परमाणु की परिकल्पना कौन से महान ऋषि ने की? जी हाँ,
महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने हुए हैं जिनको परमाणु नाम दिया गया, जिनसे मिलकर अणु बनते हैं। अणुओं के मिलने से पदार्थ बनता है। पदार्थ किसे कहा जाता है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि सभी को पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है? जिस विज्ञान की शाखा में, यानी वह विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। लेवायसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी लेवायसिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं कि दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस 4 नवंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दासता की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी दासता की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे मनाए जाने वाले दिवस भारत देश के अंदर। नवंबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? जैसा कि विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी तरह 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को भारत देश के अंदर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह विश्व बधिर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है। राधा कृष्ण के जन्मदिन यानी शिक्षक दिवस को कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी तरह विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व बंधुत्व व क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इसी तरह 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी विश्व पशु कल्याण दिवस को 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह विश्व वन्य प्राणी दिवस को 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी विश्व मानक दिवस को 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस को 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले दिवस। 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? महात्मा गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और विश्व प्रकृति दिवस को किस दिन मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। इसी तरह विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी तरह विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश जयंती कब मनाई जाती है? जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1958 से हुई है? तो ग्रैमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1958 से हुई है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे संगीत कार्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार सन 1969 से दिया जाने लगा है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 21,000 पाउंड की राशि दी जाती है। यानी 21,000 की पाउंड राशि दिए जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार, जिसको बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत सन 1929 से हुई। यानी ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सन 1929 से इसकी शुरुआत की गई। इसीलिए इसी तरह कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1952 से हुई। और इसमें 1,000 पाउंड के रूप में राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह इस पुरस्कार का प्रारंभ सन 1917 से हुआ। इसमें $10,000 दिए जाते हैं। यानी पुलित्जर पुरस्कार जिसको दिया जाता है उसको $10,000 दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत 1917 से हुई। नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार जैसा कि अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है और 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। यानी नोबेल पुरस्कार जो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिया जाता है, उसमें व्यक्ति विशेष को 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है और किस क्षेत्र के लिए जाता है? नोबेल पुरस्कार को साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति के सभी क्षेत्रों में
सन 1901 से दिया जाता है। यानी नोबेल पुरस्कार ऐसा है जो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी देश का हो, नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। यह प्रक्रिया 1901 से शुरू की गई। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है। यानी महात्मा गांधी के ने जो पांचवें पुत्र की उपनाम दिया, मतलब पदवी दी, वह जमनालाल बजाज को दी। ब्लैक गांधी किसको कहा गया? ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जूनियर को जाना गया। नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना गया। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना गया। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना गया। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है। लाल बाल पाल के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाल के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। मेड ऑफ एलियंस किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ एलियंस कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर को कहा जाता है। जोफ्री चौसर को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसको जाना गया? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना गया। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना गया। तो विद्रोही कवि किसको कहा गया? विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा गया। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा गया। ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को कहा गया। यानी ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को कहा गया। मैडन क्वीन किसे कहा गया? महारानी एलिजाबेथ सेकंड को कहा गया। कायदे आजम किसको कहा गया? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। स्पैरो के नाम से किसको जाना गया? स्पैरो के नाम से मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जाना गया। महामना के नाम से किन को जाना गया? महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय को जाना गया। अंकल हो के नाम से किसको जाना गया? अंकल हो के नाम से हो ची मिन को जाना गया। सुपर कैट किसको कहा गया? सुपर कैट क्लाइव लॉयड को कहा गया। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को कहा गया। बिहार विभूति किसे कहा गया? बिहार की विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा गया। यानी बिहार की विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा गया। देश प्रिय किसे कहा गया? देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा गया। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को कहा गया। भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा गया? भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के। घुंडीराज गोविंद फाल्के। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। भारतीय मैकियावेली के नाम से किसको जाना गया? भारतीय मैकियावेली के नाम से चाणक्य को जाना गया। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना गया? हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना गया। यानी हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना गया। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना गया। हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद को जाना गया। हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद को जाना गया। फ्यूहरर के नाम से किसको जाना गया? फ्यूहरर के नाम से एडोल्फ हिटलर को जाना गया। एडोल्फ हिटलर को जाना गया।
क्या आपको पता है माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है और भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है और स्वर को किला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है, तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना गया। विश्व कवि के रूप में डॉक्टर गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को बताया गया, यानी विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा गया। कवि गुरु भी रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा गया। विश्व गुरु और कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा गया। सरदार के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना गया। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा गया। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा गया। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना गया। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना गया। देश रत्न के नाम से किनको जाना जाता है? देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किनको जाना जाता है? अजात शत्रु के नाम से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेताजी के नाम से किनको जाना जाता है? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। चाचा के नाम से किनको जाना जाता है? चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। युवा तुर्क के नाम से किसको जाना गया? युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर को जाना गया। ताऊ की उपाधि किसको दी गई? ताऊ की उपाधि चौधरी देवीलाल को दी गई, यानी ताऊ की उपाधि चौधरी देवीलाल को दी गई। शहीद ए आजम के नाम से किनको जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। क्या आपको पता है दीनबंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो दीनबंधु के नाम से जाना जाता है C.F. एंड्रूज, यानी C.F. एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। और भगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, यानी भगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दीनबंधु C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। शेर कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है, यानी शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है, यानी आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है, यानी बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। क्या आपको पता है राजा जी के नाम से किनको जाना जाता है? तो राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है। इसी तरह गुरु जी के नाम से किनको जाना जाता है? गुरु जी के नाम से M.S. गोवलकर को जाना जाता है, यानी M.S. गोवलकर को जाना जाता है। इसके अलावा गुरुदेव के नाम से किनको जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और राजर्षि के नाम से किसको जाना जाता है? राजर्षि के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। इसी तरह लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। क्या आपको पता है सीमांत गांधी का उपनाम लोकप्रिय नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। दूसरा, बापू के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और शांति पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है।
वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नारोजी को जाना जाता है। क्या आपको पता है कि पानी पर मच्छर के लार्वा तैरते हैं और जब हम मिट्टी तेल छिड़क देते हैं पानी पर तो क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। यानी पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मच्छरों के लार्वा मर जाते हैं। इसलिए क्या है, सफाई कर्मियों द्वारा नालियों में मिट्टी का तेल छिड़का जाता है। क्या आपको पता है कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। यानी वो पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं और वो मैल की गहराई तक चले जाते हैं, जिससे हमारे धुलने वाले कपड़े अधिक साफ होते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापक किसे कहते हैं? तो हम बताने जा रहे हैं, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहा जाता है। यानी यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहा जाता है। स्ट्रेस या प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहा जाता है। यानी स्ट्रेस या प्रतिबल कहा जाता है। जब ताप बढ़ता है तो द्रवों की शांतता और गैस की शांतता पर क्या फर्क पड़ता है? जब ताप बढ़ाया जाता है तो द्रव की शांतता घटती है, यानी वह अधिक तेजी से फैल जाता है, लेकिन गैस की शांतता बढ़ जाती है, वह क्या है, कम गति से फैलती है। तो यह अंतर है द्रव और गैस में शांतता का ताप बढ़ने पर। शांतता किसे कहते हैं? द्रव की परतों के बीच वह बल जो उसको फैलने से रोकने का प्रयास करता है, यानी फैलने का विरोध करता है, शांतता कहते हैं। जैसा कि शहद के अंदर सबसे अधिक शांतता होती है, जिसके कारण वह बहुत ही धीमी गति से फैलता है। किसी ठोस पदार्थ में उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, उस आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। क्योंकि ठोस में सहसंजक बल अधिक होता है, कणों के बीच, अणुओं के बीच आकर्षण अधिक होता है, इसके कारण उनकी एक निश्चित आकृति होती है, जबकि गैस में सहसंजक बल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो एक निश्चित आकृति में नहीं होती। क्या आपको पता है, एक बर्फ़ का टुकड़ा जो जल में तैरता है तो बर्फ़ का 1/10 भाग बर्फ़ पानी में ऊपर तैरता है, बाकी नीचे रहता है। यानी 1/10 भाग ही बर्फ़ के टुकड़े का ऊपर रहेगा। और जब पात्र में रखी हुई बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाती है, तब भी पानी का आयतन यानी पानी का तल कम या ज़्यादा नहीं होता है। आपको पता है कि आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर नामक उपकरण से नापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र जल का आपेक्षिक घनत्व अधिक होने के कारण उसमें तैरना आसान होता है। इसलिए गोताखोर या तैराक समुद्र में अधिक स्पीड से तैर पाते हैं, क्योंकि उसका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है।